Hello student, welcome back in our continue chapter unit 7. ओके तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, सब चीज़। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है नेशनल पार्क। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेशनल पार्क्स आर लार्ज फॉरेस्ट रिजर्व्स दैट अटेम्प्ट्स टू preserve the entire ecosystem within the area including the landscape, flora, fauna and historic object of the area. नेशनल पार्क क्या है? प्रिजर्व करने के लिए, एंटायर इकोसिस्टम, अपने इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए। इसमें लैंडस्केप भी आ जाते हैं, फ्लोरा फ्यूना भी आ जाते हैं, मतलब जो सीमित एरिया में जो चीज़ें मिलती हैं वो, जिसमें कि सीमित एरिया में फ्लोरा में क्या आया है, प्लांट्स, और फ्यूना में एनिमल, और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें मेंटेन रखना, वो सब नेशनल पार्क की जिम्मेदारी। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क कौन सा है? फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया का है। विद इन दिस फॉरेस्ट यू कैन फाइंड द फाइनेस्ट इंडियन टिक एज वेल एज रॉक शेल्टर विच आर एविडेंस ऑफ द प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन द एरिया। मतलब क्या है कि इधर पर हमें क्या मिल जाता है, इंडियन टीक मिलते हैं और रॉक्स के शेल्टर भी मिलते हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हिस्ट्री में जो लोग रहते थे पुराने ज़माने में, आदिवासी टाइप के, वो वहाँ रहते थे गुफाओं में। ठीक है, ये देखिए, ये दिया हुआ है मार्बल, उसके ऊपर चित्रकारी की हुई है। ओके, देर आर अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर। 55 रॉक शेल्टर हैं इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व विच ऑल्सो फीचर रॉक पेंटिंग डिपेक्टिंग फिगर ऑफ मैन फाइटिंग विथ एनिमल्स। मतलब उसमें रॉक पे पेंटिंग भी की हुई है कि मीन्स जो है वो फाइटिंग कर रहे हैं एनिमल्स से, इस चीज़ का। ठीक है, हंटिंग सीन का भी है, डांसिंग का भी है, प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का भी है। मैनी ट्रिबल आर स्टिल लिविंग इन द एरिया। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, देखो, है ना, इसमें हथियार के साथ दिया हुआ है, डांस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो पेंटिंग की हुई है। नेशनल पार्क्स इंडिया में कितने नेशनल पार्क है? देयर आर 104 नेशनल पार्क इन इंडिया। टॉप 10 ऑफ दिस नेशनल पार्क आर, इसमें है 104, लेकिन टॉप 10 कौन से हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में है, जिसमें कि इस बार बहुत खुशी की बात हुई है कि गिर फॉरेस्ट में जो है टाइगर की नंबर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, इरविकुलम नेशनल पार्क केरला, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान। तो ये सारे नेशनल पार्क के नाम थे, जिसमें कि 104 हैं, बट इसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दे रखे हैं वो हैं। वाई डू एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट? वो एक्सटिंक्ट क्यों थे? डिस्टर्बेंस इन द नेचर हैबिटेट ऑफ एनिमल्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव एंड हैंस बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब उनको डिस्टर्ब किया जाता है, उनकी हैबिट में जो इनकी नेचुरल है, इस वजह से वो डिस्टिंक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोरस बिकम डिस्टिंक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। और जो डायनासोर है वो 100 साल पहले ही लुप्त हो गया है। वो लुप्त क्यों होते हैं वो उसके बारे में दिया है। ठीक है, वाई डू वी नीड टू कंजर्व एनिमल्स? हमें एनिमल्स को क्यों बचाना चाहिए, क्यों सेव करना चाहिए, क्यों कंजर्व करना चाहिए? सो एनिमल्स सच एज लिजार्ड, स्नेक, owls and bats play a particular role in an ecosystem and help in maintaining its balance। मतलब कि ये जितने भी एनिमल्स हैं वो इकोसिस्टम को बरकरार ही रखते हैं। वो तो हम उन्हें मार देते, वो बात अलग है, बाकी सब के सब इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन का पार्ट बनते हैं, फूड वेब्स का बनते हैं। वी नीड टू कंजर्व डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स टू मेक श्योर दैट द नेचुरल बैलेंस डज नॉट गेट डिस्टर्ब। और इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। वॉट डू वी मीन बाई द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का क्या मतलब है वो हम देखते हैं। ठीक है, एन इकोसिस्टम रिफर्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लेस इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड क्लाइमेट, soil, river, deltas, etc.
ओके क्या दिया था इस वाले में कि व्हाट डू वी मीन बाय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम रिफर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ प्लेस इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर एंड डेल्टास इटीसी। मतलब इन सब का मेंटेन होना, इन सब का बैलेंस होना, वो है इकोसिस्टम हमारा, ठीक है। और इको में तो सब चीज़ें आ जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN maintain a record of all the endangered animals and plants in the world and call is red data book। मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब IUCN ने एक मतलब रिकॉर्ड बनाया है जिसमें कि वो लोग लिखते हैं जो कि एंड की तरफ, उनके लुप्त होने की तरफ एनिमल्स और प्लांट्स बढ़ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, उससे बोला जाता है रेड डेटा बुक। India also maintain its own red data book which keeps a record of endangered plants and animals found in India। मतलब इंडिया में जो लुप्तता की तरफ बढ़ रहे हैं उनके प्लांट्स और एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डेटा बुक में। ओके, देयर इज अ रेड डेटा लिस्ट टू which is also known as IUCN Red List of Threatened Species or IUCN Red List which classified all known plants and animal species into 9 group। 9 ग्रुप में उन्हें डिवाइड कर रखा है। किस तरीके से? एक्सटिंक्ट यानी लुप्त हो चुके, नो नॉन इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इज अलाइव, कोई भी नहीं है, ठीक है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, नो नॉन इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इन द वाइल्डनेस, दे एग्जिस्ट ओनली इन कैप्टिविटी। फिर क्या दिया है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या है? स्पीसीज दैट आर एट एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्डरनेस, मतलब जो वाइल्ड लाइफ में लुप्तता की ओर उनका डेंजर में वो चले गए हैं, उनकी लिस्ट। फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्डरनेस, मतलब जो लुप्तता की ओर बढ़ चुके हैं, उनका डेंजर जो है वो। फिर वैल्यूरेबल स्पीसीज दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ बीइंग इन डेंजर इन द वाइल्डनेस, मतलब जो अब लुप्तता की ओर बढ़ने वाले हैं वो। नियर थ्रेटेंड स्पीसीज दैट आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर इन द नियर फ्यूचर, और जो नियर फ्यूचर में जाने वाले हैं डेंजर की तरफ, वो। लिस्ट कंसर्न, लिस्ट कंसर्न में क्या है? स्पीसीज विच आर फाउंड इन एबुडेंस एंड इन नॉट एट रिस्क, जो रिस्क में नहीं है। डेटा डिफिशियंसी स्पीसीज अबाउट विच वी डू नॉट हैव इनफ डेटा टू एसेस इट्स एक्सिस्टेंस रिस्क, मतलब जिसे हम अच्छे से डेटा नहीं मिल पा रहा है हमें, वो। नॉट इवेल्यूएटेड स्पीसीज विच हैज़ नॉट येट बीन इवेल्यूएटेड ऑन द क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय इन यूनिस, मतलब जो एनिमल्स या प्लांट्स है वो इवेल्यूएट ही नहीं हुए हैं, वो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिग्रेशन। व्हाट इज अ मिग्रेशन? मिग्रेशन मीन्स होता है स्थानांतर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मिग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ बर्ड, एनिमल और ह्यूमंस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू लिव इन अ न्यू लोकेशन परमानेंटली और टेम्परेरी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर या तो वो परमानेंट शिफ्ट हो रहे हो या फिर वो टेम्परेरी शिफ्ट हो रहे हैं, वो प्रोसेस। माइग्रेटरी बर्ड्स आर birds that fly to far away area every year to avoid harsh and inhospitable weather condition in their natural habitat, मतलब जो उनके अकॉर्डिंगली नहीं है कंडीशन वेदर, उसको छोड़कर वो दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे कि अलग अलग जगह से यहाँ पर बर्ड्स वगैरह आते हैं, ठीक है। पोलार रीजन्स जो होते हैं उधर से और इन सारी जगह से वो स्थानांतर कर लेते हैं। दे कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड एंड ले देयर एग्स, और वो अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर अपने एग्स को देते हैं। रिसाइकल ऑफ पेपर, नेक्स्ट आवर क्या है टॉपिक? रिसाइकल ऑफ पेपर। वाई रिसाइकल? बिकॉज 1 ton ऑफ रिसाइकल पेपर सेव 24,000 gallons of water, elimination 3 cubic yards of landfill spaces, elimination 60 pounds of air pollution, मतलब इन सब चीज़ों को वो बचाता है। वाई शुड वी रिसाइकल पेपर? हमें पेपर रिसाइकल क्यों करना चाहिए? वी नीड टू कट 17 फुल ग्रोथ ट्रीज टू मेक 1 ton ऑफ पेपर, मतलब 17 पेड़ काटते तब 1 ton पेपर हम बनाते हैं। वी कैन इजीली रीयूज एंड रिसाइकल पेपर फॉर 5 to 7 trees, ठीक है, उसमें हम उसे इजीली रिसाइकल कर सकते हैं।
सो 17 ट्रीज को हमें कट करना पड़ता है। रिड्यूसिंग आवर कंजम्पशन ऑफ पेपर कैन सेव ट्रीज एंड ऑल्सो सेव वाटर एंड एनर्जी यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर। मतलब अगर हम इसे पेपर को हम अपने रिड्यूसिंग मतलब उसका यूजेस जो है वो रिड्यूस कर दें, फालतू में फाड़ के जो पेपर फेंक देते हैं ना, उसको कम करना चाहिए, जिससे कि वाटर और एनर्जी दोनों सेव होगी मैन्युफैक्चर जब करते हैं पेपर उसमें। Besides, it can also help in reducing the use of harmful chemicals that are used to make paper। और इसके वजह से पेपर बनाने में जो हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं उससे भी हम बच सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन क्या है? अब हमारा लास्ट टॉपिक है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब रिफॉरेस्टेशन जो है वो डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट है। हेयर वी प्लांट न्यू ट्रीज टू रिस्टॉक फॉरेस्ट दैट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर हम क्या करते हैं? ट्रीज प्लांट करते हैं फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए। इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट which aims to prevent and conserve natural forest and meet the basic need of the people living in or near them। इस वजह से कि इसमें एक लॉ है जिसके वजह से एक्ट के वजह से हम इसे कट नहीं कर सकते और इसके आसपास रहने वाले लोग इजीली रह सकें। रिफॉरेस्टेशन कैन हैपन नेचुरली और कैन बी डन आर्टिफिशियली। मतलब वो नेचुरली अपने आप तो पेड़ उगते ही हैं बट उसे हम आर्टिफिशियली खुद उगा कर भी कर सकते हैं। इफ़ अ डिफॉरेस्टेशन एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, अगर वहाँ पर कुछ दिनों के लिए जो हमने डिफॉरेस्टेशन किया था एरिया का वो कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रह जाता है, द फॉरेस्ट ग्रो अगेन, तो वहाँ पर फिर से फॉरेस्ट होने लग जाता है क्योंकि पेड़ उगने लग जाते हैं। हाउएवर वी कट मोर ट्रीज देन द ones that grow on their own and hence we should plant trees to promote reforestation। एक बार कट करते तो उसमें से खुद ही वो पेड़ उगने लग जाते हैं, ठीक है, इस वजह से वो रिफॉरेस्टेशन होने लग जाता है। आइडियली वी शुड प्लांट एज मेनी ट्री एज हैड बीन कट डाउन एंड द न्यू ट्री शुड बी ऑफ द सेम स्पीसीज एज द अर्लियर वंस। जैसे कि हमने पेड़ काटा है किसी चीज़ के लिए तो हमें दूसरा पेड़ भी लगाना चाहिए जिससे कि वो हमें मिल सके। दिस इज अ small story about one person who is the Jadhav Ping from India spent more than 35 years planting trees. He started it at the age of 16 and single-handedly created a forest of 1360 acres where he lives together with elephant, rhinos and tigers। और वो इन सब के साथ रहते भी हैं। तो हम उनकी एक स्टोरी देखते हैं क्या है। पद्मश्री जादव, उन्हें पद्मश्री मिला है। मोलाई पाइंग द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया इज एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड फॉरेस्ट्री वर्कर। ही इज फ्रॉम जोरहट इंडिया एंड सिंगल हैंडली प्लांटेड एंड न्यूट्रेड अ फॉरेस्ट encompassing an area of 1360 hectares across several decades along the sandbar of the river Brahmaputra. He was awarded Padma Shri, the fourth highest civilian award in India in 2015. उन्हें पद्म श्री से नवाजा गया है। The forest he planted is called Molai forest after him। क्या कहते हैं उसे? Molai forest। So it is our chapter. There is a finish our chapter about forest and their animal sanctuaries, wild sanctuaries के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें क्या करना चाहिए, इससे क्या सीख मिली? हमें कंजर्वेशन करना चाहिए एनिमल्स और प्लांट्स का भी। थैंक यू।